गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवरीवन। मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा हिमालय कोचिंग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे पॉलिटी का एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ। दिस इज टॉपिक इज यूजफुल फॉर एवरी एग्जामिनेशन जो 12th के एग्जाम को में प्रेजेंट होने वाले हैं रिसेंटली, जो अपकमिंग आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे उसमें एमसीक्यूज या अदर जो भी एक तरह से आप डिस्क्राइब करके लिखते हैं उसमें भी वो यूजफुल है। not only useful for the 12th board examination but also this is useful for all over competitive exams। आप यदि CUT का दे रहे हैं, अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी ये जो वीडियो है वह बहुत ही यूजफुल है। उसका रीज़न यही है कि हमारा टॉपिक IR से रिलेटेड इतना ज़्यादा रिलीवेंट है और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोस्टली IR से रिलेटेड जितना भी आपका सिलेबस होता है उन सब में ये एक तरह से इंक्लूड रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्यों नीड है। बहुत ही सालों पहले की बात करें हम, आज के मतलब इस 16वीं 17वीं 18वीं जो भी है, जो उस सदी में तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। जो सारे जो कंट्रीज थे वो अपना अपना काम करते थे, अपने अपने बिहाफ पे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन खुद ही बनाते थे और उस हिसाब से सारे काम होते थे। फिर ऐसी क्या नीड हो गई कि हमें ऐसे लगा कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि मेरा एक जो दूसरा वीडियो है द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, उसमें भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि आज का जो टाइम है, आज का जो युग है, जो एक तरह से ग्लोबल जो कनेक्शन जो जुड़ गया है कि एक जो चीज़ है वो दूसरे से भी इफेक्ट हो रही है। पहले के टाइम में हम देखें तो भारत में सिर्फ हिंदी संस्कृत इन्हीं का बोलबाला था, अंग्रेजी भाषा भी रही थी। फिर धीरे धीरे हम जब ग्लोबलाइजेशन में आए, जो सभी लोगों से जुड़ने लगे, तो अदर तरीके से हमने भाषाएं सीखी, प्लस टेक्निकल चीज़ें बढ़ी। आज चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर कोई आप कृषि वाला पार्ट ले लीजिए, बहुत सारे टेक्निकल इतने सारे चेंजेस और प्रोग्रेस एंड प्रोसीजर्स बन गए जिनको हम हर कोई हासिल करना चाहता है। हमारे यहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ बहुत है, लेकिन उसका रिसोर्सेज जो पार्ट है वो है मिनरल ऑयल वगैरह, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और बाहर की कंट्रीज के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फूड डिपार्टमेंट की ओर की जो हमारे यहाँ पे वो उनके पास नहीं है। तो हमारा आज का जो कंट्री है वो ये चाहती है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हर तरह की आवश्यकताओं को पूरा करें। उनका होल डेवलपमेंट तभी होगा जब वो सब तरह के जो नीड्स हैं उनको वो फिलफिल कर सके। उसके लिए वो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक कनेक्शन। उसके अलावा हम लोग ये तो ना कि जैसे एक हमारा एक जो कंट्री है लाइक दैट इज इंडिया, तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, उनसे भी अपने आप से संबंध है, पास पास में रहते हैं, तो एक दूसरे एक कॉन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है वो भी है, तो पीसफुल भी है, पीस कीपिंग कंडीशन भी है। वैसे ही हमारा अन्य देशों से भी सुझाव जो संबंध है वो है। अब पहले तो क्या था कि ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत में। फिर सारे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इन सब के बाद में समझ में आया कि जिस तरीके से लोग जो आपस में एक दूसरे पे इवन स्टिल नाउ अभी भी चीजें होती ही हैं जो हम डे बाय डे देखते हैं कि अभी रिसेंटली जो सिंदूर वाला ऑपरेशन हमने किया, उन्होंने कुछ और किया, या इसको भी छोड़ दिया जाए तो चाइना के बॉर्डर पे जो चल रहा है या यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, तो एक तरह से ये हो ही रहा है। लेकिन आज का जो युग है, जो टाइम है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला है। यदि किसी ने भी गलत तरीके से वेपन्स या न्यूक्लियर्स का यूज किया तो पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं, जापान के जो हिरोशिमा नागासाकी के साथ हुआ वो रिपीट ना हो। और लोग जो है ऐसा नहीं है कि वो एकदम लड़ने भिड़ने इस तरीके से रख जाए कि मानवता ही नष्ट हो जाए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जो उन सबको डील कर सके, उनको शांत रख सके, और ना केवल अपनी देश की सोचे बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड की सोचे। इस बिहाफ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड हुई और हमने ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। चलिए वी आर टेकिंग इट 1 मिनट। तो ये बात करते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों हुई, जिसको आपने मैंने कॉन्क्रीट करके आपको एक्सप्लेन किया, फिर भी हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इंटरनेशनल जो स्टेज है उसके स्तर पे कोई भी ग्लोबल जो गवर्नमेंट है वो थी ही नहीं, ठीक है। जो ग्लोबल गवर्नमेंट है उस वहां पे एक तरह से उसका लैकनेस थी, वो थी ही नहीं।
ऐसे में अदर जो डिफरेंट ऑफ कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉन्क्रीट होना, इट इज वेरी सिंपल कि उनमें टकराव होगा, संघर्ष होगा, आपस में आ जा रहे हैं, आपस में बोल चाल रहे हैं, तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये टकराव कहीं युद्ध ना बन जाए, सबसे बड़ा मुसीबत, क्योंकि जहां पे वॉर होता है वहां पे ना कोई देश हारता है ना कोई विश्व, वहां पे मानव जाति हार जाती है, वहां पे धन की हानि होती है, जनता की हानि होती है, चीजों की हानि होती है, मानवता का गला घोटा जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हो जाते हैं। तो युद्ध ना हो, टकराव होंगे, इट्स वेरी सिंपल, ये तो होने ही, हम कहते भी हैं कि जब घरों में भी दो बर्तन होते हैं तो वो टकराते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी है कि जब 2 से 4 लोग हैं उनका टकराना लाजमी है, लेकिन टकराहट इतनी ना हो कि एक दूसरे को मारने काटने पे वो उतारू हो जाए, तो उनके लिए एक बीच बचाव वाले ऑर्गेनाइजेशन होने जरूरी है। इसलिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही जरूरी है, जो उनके बीच में क्या कर सके, टॉकेटिव कर सके, बात कर सके, उनके बीच में एक सुलह कर सके, पीसफुल कंडीशन को जनरेट कर सके, और उसके माध्यम से टकराव का एक तरह से सॉल्यूशन निकाल सके, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन दे सके। एक चीज में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम्स है वो कैसी है, ग्लोबल नेचर की हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो किसी एक की नहीं है, वो तो ग्लोबल स्तर की है ना, पूरे वैश्विक स्तर की उसकी प्रकृति की है, तो कोई भी राष्ट्र अकेला इससे निपट ही नहीं सकता। जितनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें कि मैंने एग्जांपल दिया, जो पैंडेमिक है या ग्लोबल वार्मिंग या पैंडेमिक आया, लाइक दैट कोरोना। अब कोरोना आया, वो किसी ने कहा कहाँ से आया, किसी ने कहा कहाँ से हुआ, लेकिन कहीं से भी हुआ, ऑलमोस्ट ओवरऑल पूरा वर्ल्ड उसके चपेट में आ गया। अब यदि हम यहाँ पे कंट्रोल ना करें तो बाहर स्प्रेड होगी, बाहर स्प्रेड होगी तो हमारे होगी, तो एक तरह से सारे लोगों ने मिलके एक साथ जब चीजें की, लॉकडाउन किया, उसकी वैक्सीन्स बनाई, आप जानते हैं कि वैक्सीन्स भी हर एक कंट्री ने बनाने की पूरी पूरी कोशिश की, मेडिसिन बनाई, उसकी गाइडलाइंस जारी की, तब कोई जाके इस पैंडेमिक पे हमने इतनी मुश्किल से एक तरह से विजय हासिल की। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके काम करने के लिए कोई एक कंट्री नहीं है, बल्कि ऑल ओवर ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, जिनको सॉल्व भी ग्लोबल तरीके से ही किया जाएगा, किसी कोई एक देश इसमें करना पॉसिबल ही नहीं है। फिर है जो ग्लोबल जो सोशली है या इकोनॉमी जो प्रॉब्लम है, उनको भी एक तरह से ग्लोबली तरीके से ही हो सकता है, कि कहीं कोई भी चीज ऐसे इस तरह से घट रही है, समाज की प्रॉब्लम है, या ग्लोबल जो कोई एक देश है जो आर्थिकता में बहुत पिछड़ा हुआ है, वो ये सोच रहा है मैं अपने दम पे आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है वो उसको हेल्प करेंगे और उसको उठाने और बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो बात कर रहे हैं, तो अभी हमने ये समझ लिया कि ग्लोबल जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो संगठन है उनकी जरूरत क्यों है, ठीक है। अब अपन बात करें इंटरनेशनल जो संगठन, उसको कहते क्या, उसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए हुआ, ना कि बल्कि नरक से बचाने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैंने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई है भैया कि मैं आपको नरक से बचाऊंगा या मैं आपको बहुत ही बुरी चीजों से बचाऊंगा, या नहीं सॉरी, वो ये नहीं कह रहे कि मैं नरक से बचाऊंगा या तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, वो ये कह रहे हैं कि जो तुम मानवता को एक तरह से दरिया में डाल रहे हो, जो एक तरह से नरक जैसी कंडीशन में तो जाने लग रहे हो, उससे मैं सेव कर लूंगा कि भाई तुम लड़ो मत। वही चीज आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले कि टकराव संभव है और कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे चलेगी, वो भी संभव है, लेकिन कंडीशन युद्ध जैसी ना आए कि हम लोग मानवता को ही शर्मसार कर दे। तो कह रहे कि मैं नरक जैसी कंडीशन से आपको बचा सकता हूँ, स्वर्ग में पहुंचाने की मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं कोई बेहतरी का दावा नहीं करता। और ये किसने कहा है, एक तरह से ये बात एक तरह से आपको कहते हैं डैग हैमरसोल्ड, जो क्या थे, ये यूएन के जो यूनाइटेड नेशन है उनके क्या थे, एक तरह से जनरल ऑफ सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है। तो ये कोटेशंस आ सकता है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, और आप जो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर में लिखेंगे उसमें भी इस कोटेशन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डैग हैमरसोल्ड ने यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने क्या बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि मैं आपको एक तरह से हेवन तक पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं, बट हेल्थ से बचाने की कोशिश कर रहा हूं।
इसके बाद ही चर्चिल, जो ब्रिटेन के पूर्व पीएम रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा है कि हथियार लड़ने से बढ़िया है जुबान की लड़ाई लड़ी जाए। बड़ा अच्छा कहना उनको कि तुम लेके आपस में चाकू छुरी या वॉट जितने भी, चाकू छुरी तो बहुत छोटी सी मतलब कि लैंग्वेज है इनके लिए, बट बहुत बड़े बड़े वेपन्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स उन सब के लड़ने के बजाय तुम तू मैं कर लो। तो माओ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे इनके पूरे के पूरे 4 ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे बैठ के जैसे सुरक्षा परिषद है, महासभा, यहाँ बैठ के तुम आपस में लड़ो ना, जबान से लड़ो, तू मैं करो, लेकिन आपस में हथियारों की होड़ मत करो, उससे मानवता खत्म होती है। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में एक ऐसी जगह हो जहां सारे देश इकट्ठे होकर अपनी बात को एक दूसरे को समझा सके कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, इसके बजाय लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सिर कलम करने के, कि आप लड़ाई में उतर जाएगी, भाई मुझे ये चाहिए, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब वो कहेंगे मैंने कहा था कि तुम मेरे जो बॉर्डर पे जो पानी है उसको मत यूज करो, फिर भी तुमने नहीं किया, लो मैं मिलिट्री लेके तुम पे आक्रमण करने के लिए आ गया। तो बोले तुम एक दूसरे का सिर काटने मारने काटने के बजाय है, तुम आओ और तुम यहाँ पे डिस्कस करो, अपने मुद्दों को रखो, और यदि तुम्हारे जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स है वो वैलिड है, तो हम सब लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और दूसरा जो कंट्री है उसको वो गलत काम करने से रोकेंगे भी, इसलिए सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, ये सार्वजनिक सूचना और संचार के जो अपर सचिव थे उन्होंने ये बात बोली। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका विकास कैसा, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले इन्होंने जो लैंग्वेज ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं राष्ट्र संघ, सबसे पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो कौन था, मतलब लास्ट तक यूएनओ कैसे बना, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बना था संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ये बना था 1920, जो ये अंतरराष्ट्रीय टकराव को शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का पहला प्रयास था, कि जो इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो संघर्ष हो रहे हैं, उनको हम इजीली एंड पीसफुली कैसे रिजोल्व कर दें। इसके लिए जो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन बना था वो है राष्ट्र संघ। विश्व युद्ध के चलते इनका निर्माण किया गया, और इसके निर्माण हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहीं पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ट्राई जो था फॉर द पीसफुल कंडीशंस ऑफ द ऑल ओवर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए जो क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दिस इज राष्ट्र संघ। इसके लिए स्पेशल जो ट्राई है या प्रयास है वो किसने किया, वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, और इसी बिहार पे इनको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया, कि पीस नोबेल प्राइज दिया गया। स्टिल वो काम नहीं आया, कि ये होने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो एक तरह से वो असफल हो गया, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह उन्होंने राष्ट्र संघ सबसे पहले बनाया और बोले कि हम सारी कंट्रीज में शांति का प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक काम करें। इसकी शुरुआत वुडरो विल्सन ने की और उसके लिए उनको शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला। स्टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, समझ में आया कि इसमें बहुत सारी कमियां, इसकी लैकनेस है, जिसकी वजह से सक्सेस नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विफल क्यों हुआ, वाई द फेल, वो फेल क्यों हुआ, वो फेल्ड क्यों हो गया। फेल तो हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया भाई, तो अब पूरा विश्व फिर से लड़ने लग गया, जो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो वही हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बात की कि क्या क्या कमियां थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनमें कुछ ऐसी मतलब की लैकनेस थी जिसकी वजह से निर्णय सदस्यों पर लागू नहीं कर सकते। एक तो क्या है कि वो फोर्सफुली नहीं था, ऐसे था आपके लिए एक ऐसे एज ए गाइडलाइन थी, आपको ऐसा 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 करना चाहिए, बट इट्स नॉट फोर्सफुली, ये दबावपूर्ण नहीं था कि आपको यू हैव टू बी डन इट या यू हैव टू बी डू इट, कि तुम ऐसा करोगे तुम ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ हम बोल रहे हैं लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा वाला कंडीशन नहीं था। तो फोर्स नहीं था, और बिना दबाव के तो वैसे हम कुछ नहीं करते। उसके पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं थी, अपनी कोई फोर्स नहीं थी, इसीलिए तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको सपोर्ट में जाके खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पास अपनी कोई फोर्स ही नहीं थी। जब भी जापान, इटली और जर्मनी में आक्रमण के कदम उठाए तो वह कुछ नहीं कर पाया। ये जो कंट्रीज थे उन्होंने जैसे ही अटैक किया, जैसे ही वॉर की कंडीशन बनाई, तो वो सिर्फ गाइडलाइन जारी करता था, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता था, थोड़ी सी टफली रिक्वेस्ट कर सकता था, रिक्वेस्ट के अलावा उसके पास कोई फोर्सेस नहीं थी। आपके सदस्य राष्ट्रों का स्वार्थ विश्वास की कमी भी बड़ी वजह रही है, नो डाउट।
अमेरिका जैसे जो प्रमुख जो देश थे वो इसमें शामिल ही नहीं। वुडरो विल्सन ने इन्हें शुरू किया लेकिन फिर भी इसको लीड नहीं किया, इसका एज ए मतलब परमानेंटली कोई मेंबर नहीं बने, कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, और इसीलिए वह क्या हो गया, एक तरह से फेल हो गया। और पुनः अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रयास करने के लिए वापिस से जब हुआ कि अच्छा ये सब हो गया, उसके बाद बना हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब बात करते हैं यूएन, उसको कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखिएगा। तो यूएनओ की जो स्थापना की स्टैब्लिशमेंट है, उसकी टाइमलाइंस क्या है, किन किन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उनका स्टेबलाइजेशन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त 1941 में जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पे हस्ताक्षर किए गए। दोनों ने मिलके एक चार्टर पे सिग्नेचर किए कि हम एटलीस्ट इससे एक तरह से खुद को क्विट करते हैं कि हम इस तरह से युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अटलांटिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या था, वह यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की इंटरनेशनल जो व्यवस्था है, जो सिस्टम, उसके लिए सिद्धांतों और लक्ष्यों को तय करना, जिसमें किसी भी क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए लोगों की स्वतंत्र सहमति अनिवार्य मानी जाएगी। चार्टर ने आत्मनियंत्रण, लोकतांत्रिक शासन, आर्थिक सहयोग और व्यापार की अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्रीडम को बढ़ावा दिया कि हम आपस में इस तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करें ताकि एक दूसरे के सभी कंट्रीज को क्या हो, एक तरह से प्रोत्साहन मिले और उनका विकास हो, ना कि इन लड़ाई दंगों पे। तो इस तरह का चार्टर दोनों ने आपस में, कहां से, एक यूएसए के प्रेसिडेंट ने और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, इन दोनों ने इस चार्टर पे सिग्नेचर करके इसकी शुरुआत की। आफ्टर जनवरी 1942 में जो दूरी राज्यों, सेंटर के जो रास्ते उनके खिलाफ एक तरह से लड़ रहे थे, कितने 26 मित्र राष्ट्र जो अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिल गए कि ठीक है, ये जो चार्टर, जो अटलांटिक चार्टर है, उसके हम पक्ष में मिलते हैं। एंड आफ्टर दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए कि भाई उन्होंने चार्टर, अटलांटिक चार्टर के नाम से सिग्नेचर कर दिया। अब कौन कौन इसमें शामिल है, जिसका एक तरह से मोटिव क्या रहेगा, सेम वही कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखें, उनके सिद्धांतों, लक्ष्यों का पालन करें, किसी को भी क्षेत्रीय परिवर्तन, कोई भी ऐसे कोई अपना जो स्पेशल जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शांति से सॉल्व करें। आपस में डेमोक्रेटिक जो संस्था है या डेमोक्रेटिक जो रूलिंग सिस्टम है उसको डेवलप करें। अपने आप में इस तरीके से रहे कि हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। प्लस आर्थिक सहयोग करें, व्यापार की संस्थाओं को या व्यापार के जो संबंध है उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसके ऊपर बाद में जो धुरी राष्ट्र है उन सब ने भी हस्ताक्षर कर दिया। यहीं से कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक तरह से शुरुआत हो गई थी। फिर फेब 1945 में तीन बड़े नेता, कौन कौन से, रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन, इन्होंने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया कि हम यूएनओ का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक सम्मेलन करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम देखेंगे कि अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व के एक पैमाने पे विश्व के भलाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये नाम याद रखेगा। 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, इन्होंने मिलकर किस सम्मेलन की बात की, याल्टा सम्मेलन की। ठीक है, कब की, 1945 में की। इन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, यूएनओ, इसका एक सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आते हैं, इसी क्यूर स्टडी में आते हैं कि अप्रैल से मई तक 1945 में सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने के मसले पे केंद्रित 2 महीनों का लंबा सम्मेलन हुआ। सोचिए 2 महीनों तक इस चीज पे चर्चा होती रही कि यदि ये बन रहा है तो क्यों बन रहा है, इसके हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, इनके नहीं होने से क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं, इवन यदि ये बनेगा तो इसके फंक्शंस क्या होंगे, किस तरीके से इसके ऑर्गन्स को सेट किया जाए, कौन कौन से मेंबर इसके होंगे और फिर उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितने मेंबर्स होंगे, इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, मेंबर्स कहाँ से आएंगे, फंक्शंस किस तरह से वो रेगुलरली करेंगे, इन सब पे प्रॉपर्ली चर्चा की गई। फिर 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ चार्टर पर 50 कंट्रीज ने क्या कर दिए, साइन कर दिए।
भारत इसका संस्थापक राष्ट्र रहा है, मतलब इसको स्थापित करने का। ठीक है, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र में 51 जो स्पेशल मूल जो बेसिक जो संस्था पे स्टेब्लिश्ड जिन्होंने इसको बनाया, तो 51 देशों ने बनाया। ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस डेट को याद रखिएगा कि स्थापना की शुरुआत वहां से हो गई, बट एक्चुअल में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना स्टेब्लिशमेंट हुआ, और 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है एक बार उसका। संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कहा जाए, जैसे अपने रिपब्लिक डे बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, वैसे ही यूएनओ डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, यहाँ से शुरू हुई और 24 को मनाते हैं। फिर 13 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो यूएनओ में शामिल हो गया, एंड 2011 में दक्षिण सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य बना। अभी तक रिसेंटली 193 जो 193 जो मेंबर्स है, कंट्री जो मेंबर्स है वो इसके हैं, जिसमें लास्ट कौन ऐड हुआ है? सूडान। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑन द ऑर्गेनाइज, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है यूएनओ का। यूएनओ का स्ट्रक्चर किस तरीके से सेट किया गया है और उसका कंपोजिशन, उसका फॉर्मेशन है वो कैसे किया गया। There are six organs of the UNO. संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं उसको करने के लिए। जैसे हर जगह होते हैं, हमारी भी गवर्नमेंट को करने के लिए यहाँ पे ऑर्गन्स है। कौन कौन से? 3 मैन ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। वैसे ही वहां पे जो है वो कितने हैं? 6 टाइप ऑफ ऑर्गन्स है। सबसे पहला है जनरल असेंबली, जिसे महासभा कहा जाता है। सभी 193 जो मेंबर्स हैं वो इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं, उसको प्रतिनिधि देते हैं, उनके लिए वो एक तरह से प्रतिनिधि है। इसमें ग्लोबल, इसे एक तरह से ग्लोबल पार्लियामेंट भी कहा जाता है, वैश्विक संसद, ग्लोबल पार्लियामेंट, सभी की संसद है वो। इसमें होता क्या है? ठीक है, इनको इसी तरीके से लेना कि फर्स्ट क्या है? जनरल असेंबली। कितने मेंबर है? 193। इसे क्या कहा जाता है? स्पेशल वैश्विक संसद कहा जाता है। और इसके विचार विमर्श करना, नीतियों को, मतलब कि एक तरह से विचार विमर्श करना, थॉट को बताना आपने कि कैसे क्या होना चाहिए, नीति निर्धारण, पॉलिसीज बनाना, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो मामले हैं, उन पे बात करना, और जो वोटिंग सिस्टम है, मतदान करना, ये सारे काम जनरल जो ये असेंबली है इसमें किया जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है, मतलब मुख्यालय, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 तो क्या है? परमानेंट है, और 10 जो है टेम्परेरी है। 5 मेंबर जो परमानेंट है उनमें से है अमेरिका, रूस, चाइना और फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 कौन से हैं? ये परमानेंट है। बाकी जो 10 है, जिसमें एक भारत भी है, वो क्या है? अस्थायी है। फिर है सुरक्षा, हालांकि भारत आज भी कोशिश कर रहा है कि उसका वह स्थायी सदस्य बन सके। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेन फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? इंटरनेशनल पीसफुल तरीका बनाए रखना, कि अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना। भाई इंटरनेशनल पीस एंड क्या बनाए रखना? सिक्योरिटी। ठीक है, पीस कीपिंग है वो, कि शांति बनाए रखें, एक दूसरे से संघर्ष ना करें, बातचीत करके, मध्यस्थता करके मामलों को सुलझा लिया जाए। इसके लिए उसकी अपनी एक मिलिट्री और अपनी फोर्स भी है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो संयुक्त राष्ट्र था उसके पास फोर्स की कमी थी, वो किसी को एक फोर्सफुली नहीं करा, क्योंकि उसके पास कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई सेना नहीं था, कोई सोल्जर्स नहीं था। तो इसके पास अपनी एक सेना भी है जिसका कि योगदान है। इसे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना कहा जाता है। ठीक है, तो इसको यूनियन नेशन पीस कीपिंग मिलिट्री कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी में ही है, जिसका महासभा में है। अगला ऑर्गन है इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, जिसको कहते हैं ECOSOC। ये जो काउंसिल है वो भी सेम यही आर्थिक और सामाजिक है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड पे वो काम करेगा। तो ये एक तरह से ग्लोबल जो
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करता है, एंड जो सोशली और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको रिजोल्व करने का काम करता है। इसके समाधान की, इसकी नीति के लिए, निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें टोटल मेंबर है 54 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, तीनों का सेम चल रहा है। फिर आता है सेक्रेटेरियन, मतलब सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अंग होता है ना, जहाँ पे अपने आईएएस से लेके सारे लोग काम करते हैं कंटिन्यू, जो फिक्स्ड होते हैं। वैसे यहाँ का भी एक काम करने की, वो तो नीतियां निर्धारित कर रहे हैं, बना रहे हैं सारे, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी होना चाहिए प्रशासनिक, जो कि है हमारा इसका सचिवालय। इसमें जो हेड ऑफ सेक्रेटरी, मतलब जनरल जो सेक्रेटरी है, उसी के एक तरह से नेतृत्व में, उसके लीडरशिप के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और स्टाफ सदस्य इसके काम करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर सेम वही न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन डीसी में। इन सभी के मेंबर्स कितने हैं, फंक्शंस क्या है एंड इनके हेडक्वार्टर क्या है, प्लीज रिमाइंड टू, ठीक है, इसको रिमाइंड रखना है, इसको याद रखना। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यदि किसी के कंट्री के साथ गलत हो रहा है, उसे लग रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, तो कह रहे कि वॉर करने से पहले आप इंटरनेशनल जो जुडिशरी उसके बाद चले जाओ, क्योंकि न्याय कौन करता है, जुडिशरी। तो इंटरनेशनल जुडिशरी है, ये अंग क्या काम करता है, इंटरनेशनल न्यायिक विवादों का निपटारा कर रहा है, उनमें कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करता है। और इसका हेड कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर चेंज है, वो है हैग और नीदरलैंड। फिर है न्यास परिषद, मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका जो पर्पस है वो क्या है, गैर स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रशासन और आत्मनिर्णय से सहायता देना। कि जो स्वयं शासित, मतलब कि जो एक तरह से खुद का एक प्रॉपर, मतलब कि रूल नहीं कर सकते या खुद को नहीं चला पा रहे प्रॉपर, उन देशों के लिए है, उनको सहायता देते हैं कि तुम्हें कैसे निर्णय लेना चाहिए, तुम किस तरीके से इंडिपेंडेंसी में आओ, कैसे आत्मनिर्भर हो, उसकी सहायता देना, उसके लिए विचारों को रखना, या उन्हें और भी मतलब कि मोटिवेट करने का काम करते हैं। इसमें इन 1954 के बाद में इसका कार्य थोड़ा सा लिमिट हो गया, क्योंकि हर कोई इतना समझदार हो ही गया कि अपनी इंडिपेंडेंसी को जानता है कि मुझे ग्रो कैसे करना है, इसके लिए सिर्फ वो कुछ ना कुछ हेल्प मांग रहे हैं, बाकी मोस्टली वो इतना जानने लग गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो सेम न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन डीसी, सिर्फ इसका चेंज हुआ है हेडक्वार्टर, बाकी सबका ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। अब बात करते हैं इसकी एजेंसीज। कुछ एजेंसीज हैं जो यूएनओ का काम करती है, ठीक है, यूएनओ के सारे 6 जो ऑर्गन्स है वो सेट हो गए। अब इनके एजेंसीज की बात करते हैं, जिसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1948 को हुआ है, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है, जेनेवा, मतलब स्विट्जरलैंड में है। सबसे पहली कौन सी है, एक तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसको कहते हैं WHO ये जो हेल्थ से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं उनके बारे में हमें बताता रहता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, ये एक तरह से किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये एजुकेशन की बात करता है ये, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, एक तरह से फ्रांस में है, जिसको हम देख भी रहे हैं कि पेरिस फ्रांस में है। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर रिंग से रिलेटेड है, और जो लेबर जो क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी सहायता के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। ये कब बना, अप्रैल 1990, अप्रैल 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO कहा जाता है। ये कब बना, अक्टूबर 1945 को, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, मतलब कि इटली में है। फिर आता है इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये मनी से रिलेटेड है, ठीक है, ये मनी से रिलेटेड है, मुद्रा से रिलेटेड है। ये कब बना, जुलाई 1944 को बना, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। फिर है इंटरनेशनल सागरीय संगठन, जिसको IMO कहा जाता है, ये 1948 को बना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, मतलब
यूके में है। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, जिसको हम टेली कम्युनिकेशन के नाम से जाते हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम और टेली कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो 1965 में बना और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारी एजेंसीज है जिनके थ्रू यूएनओ काम करता है। अब इसके कुछ प्रोग्राम्स और इसके फंड, इसके कौन कौन से प्रोग्राम्स और फंड ऐसे रिलीज किए जाते हैं जिसके थ्रू ये अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो उसको देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि यही नेम दिए गए हैं उसको। यूएनडीपी का भी शॉर्ट फॉर्म आ जाते हैं, इनके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। वो कब बना, एस्टेब्लिश कब हुआ, इन 1965, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, मतलब यूएस से। फिर है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो मानव अधिकार के लिए काम करता है, यूएनएचआरसी 2006 में बना, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। थर्ड है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, जितने भी बाहर से हैं लोग हैं उनके लिए है ये, जो 1950 में बना एंड जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड है। फिर है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के लिए है, जो 1946 में बना एंड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये इसके प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और ये सबका ध्यान भी रखता है। चलिए, फिर है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, जो 1964 में बना, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आफ्टर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स, और आपको नेम से समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करेंगे। जब 1972 में फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। आफ्टर यूएन पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए, जो 1969 में बना, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961, अच्छा फूड सबको मिले और प्रॉपर फूड मिले जिससे वो पेट भर के सोए, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये खरीदना वो बेचना, सबसे मेन मुद्दा WTO, WHO, WTO, IMF, ये ही मेन इंपॉर्टेंट है, जो मुद्रा का काम करता है, जो हेल्थ का काम करता है, जो ट्रेड का काम करता है। ये कब करता है, 1 जनवरी 1995, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए, अब यूएनओ का जो था स्ट्रक्चर की कैसे कैसे वो कंपोज हुआ, उसमें क्या क्या चीजें हैं इंक्लूड, अभी हमने देखा भी है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या क्या उसकी एजेंसियां हैं, कितने उसके ऑर्गन्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स का है, उनके प्रोग्राम्स क्या, और ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के लिए उन्होंने प्रोग्राम डिसाइड कर रखे हैं, वो इससे फंक्शन भी कर रहे हैं। स्टिल वी हैव टू नीड सम न्यू रिफॉर्म्स, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं बदलाव परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होते ही हैं। एक चीज बन जाने के बाद हमें हर दिन लगता है कि अब कुछ नया चाहिए, है ना। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि यूएनओ में कुछ सुधार की जो जरूरत है, वो सुधार क्या है या किस तरीके से एक तरह से रिफॉर्म होना चाहिए। तो रिफॉर्म्स इन द यूएनओ में इंपॉर्टेंटली 2 तरह के सुधारों की जरूरत है, क्योंकि देखो मेन तो ये कि जितने भी नवीन जो नए जो आ रहे हैं, ठीक है, जो नई तरीके से जो चीजें आ रही है, जो विश्व व्यवस्था के अनुरूप जो नई जितनी भी भूमिकाएं बदलनी है, जो प्रोसीजर चल रहा है उसके अनुसार बदलाव जरूरी है। जो 2 में एक आता है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें सुधार कैसे करना है। सिक्योरिटी काउंसिल में अब तक वर्तमान में नवीन जो जितने भी राजनीतिक वास्तविकता है उनके अनुरूप नहीं है, मतलब जो वर्तमान में जो चाहिए ना वो चीजें इंक्लूड नहीं है। तो वर्तमान में कुछ भी जो बदलाव है वो किए जाए सबसे पहले। उसके बाद UNSCC, मतलब ये सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, UNASSC, ठीक है, ये सुरक्षा परिषद है जिसका एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। फैसलों पर जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके हितों का प्रभाव है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज अपने इंटरेस्ट की बात ज्यादा करवा रहे हैं, बाकी एक तरह से पिछड़े हुए महसूस कर रहे हैं, तो सबको सबकी सुनी जाए। फिर सुरक्षा परिषद में राष्ट्रों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, वो सेम कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका बोलबाला ज्यादा है, वो उसके स्थायी मेंबर है और उन्हीं की चलती है। 5 ही तो स्थायी मेंबर है,
10 वॉइस था, ये बाकी जो 193 है वो तो यूं एवं इधर उधर बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं बेचारे। तो एक तरह से समान प्रतिनिधित्व नहीं है। और इस सुधार के लिए जो ट्राई किया गया, जो रिफॉर्मिस्ट के लिए जो कोशिशें की गई, वो कौन कौन सी की गई हैं? देखिए, जो उस वक्त के जो यूएनओ के जो महासचिव, जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल थे, कौन? कोफी अनान। इन्होंने इन जो रिफॉर्म्स हैं, जो रेक्टिफिकेशन है, उसके लिए जांच शुरू करवाई। बोले कि यदि मेरे पास ऑथेंटिक रूप से आती है चीजें कि ऐसा ऐसा करना है, तो श्योरली आई विल डू इट, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो यूएनओ के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, मतलब सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए कुछ मापदंड, कुछ गाइडलाइन बताई कि एक काम करते हैं, हम कुछ गाइडलाइंस को देखते हैं। हम हर किसी को बार बार कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, उनका बोलबाला ज्यादा है, उनका एक तरह से इफेक्ट ज्यादा है, बाकी कंट्रीज को एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, इक्वल पार्टीशन नहीं मिला है, तो कुछ एक तरह से गाइडलाइन जारी करे। उन गाइडलाइन में है कि जो जो बिगर जो इकोनॉमिक जो पावर है, जिनके पास मिलिट्री पावर है, उनको हम इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि हमें काम ही यही करना है। आप इकोनॉमिक रूप पे और मिलिट्री या फोर्सेस रूप में यदि हमें सहायता करते हैं, तो हमको इसका सदस्य बना दिया जाएगा। यूएन के बजट में सहयोग ज्यादा देता है कि जो भी हमें पैसे अच्छे दे, क्योंकि तभी तो यूएनओ ग्रो करेगा, तो उनको हम मेंबर बनाएंगे। जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाओ। अब जनसंख्या के हिसाब से जो बढ़ाओ, इवन अभी रिसेंटली जो इसके बाद अपकमिंग जो टॉपिक है वो ये कि भारत क्यों चाहता है, क्योंकि देखो भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक जगह डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपिंग प्रोसीजर में है, फिर भी वो उसको सहायता दे रहा है, बजट में भी सहायता दे रहा है, पॉपुलेशन में भी अच्छा है, डेमोक्रेटिक और मानव अधिकारों का भी बहुत सम्मान है। हमारे तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से दिए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। तो लोकतंत्र में मानवाधिकारों का सम्मान करता है, जो डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट देता है। अपने ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है और जो कल्चर है, उसके लिहाज के विश्व की जो डाइवर्सिटीज है, उनकी अनुशंसा करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो है ही सेकुलरिज्म, हमारे यहाँ पे हर तरीके का कल्चर, हर तरीके की बोलियां, हर तरीके की वेशभूषाएं, इवन बाहर के लोगों को भी हम रेस्पेक्ट देते हैं। तो एक तरह से भारत इन सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है। जो देख ले, ये आ गया कि वो क्यों कह रहा है कि एक तरह से मेरे को देना चाहिए। देन व्हाट इज द रीजन फॉर इंडियाज बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप, कि क्यों हमें इसकी परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। उसके सारे रीजन जो अभी हमने देखे कि जो गाइडलाइंस हैं, ऑलमोस्ट हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ कि ये एक तरह से ग्लोबल में सबसे बड़ी जनसंख्या देश है, नो डाउट है। कुल जितना भी ग्लोबल जनसंख्या, उसका कितना 1/5वां भाग हिस्सा जो है वो भारत में रहता है। यहाँ पे सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे जनता फ्री है, यहाँ पे मीडिया फ्री है, लोगों को वोट देने का अधिकार है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति, सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी ऊंची से ऊंची जगह जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति रही है हमारी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो एक तरह से आदिवासी इलाके से थी। या अब्दुल कलाम जो एक तरह से यहाँ पे हिंदू प्रजाति का ज्यादा होने के है कि भाई हिंदू प्रजाति है, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम होते हुए, जो गरीब होते हुए, जो एक अलग फील्ड से होते हुए भी हमने उसको सम्मान किया है। जो नॉर्मल से नॉर्मल, जो लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी कहा जाता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके पास भी कुछ ज्यादा पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन वाले जो नॉर्मल लोग हैं, जो बहुत ही बेसिक नीड को पूरा नहीं बने, वो भी वहां पे पहुंचे। इसे तो डेमोक्रेसी करती है कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड इसी के साथ वो शांति, बिल्कुल हमने पंचशील समझौते को अपना रखा। नासी, टीटो एंड नेहरू, इन तीनों ने मिलके पंचशील समझौता कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम मध्यस्थता कैसे करेंगे, बातचीत करके, युद्ध ना करके। आपसी जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मतलब ट्रेड जो सिस्टम है, उसको हम डेवलप रखेंगे। आपसी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांति वार्ता बनाए रखेंगे और सहायता करेंगे। भारत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, हम इकोनॉमिक पे काफी डेवलप हो रहे हैं डे बाय डे। और भारत यूएनए के बजट में नियमित रूप से योगदान, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका जो बजट है यूएन का, उसके कंट्रीब्यूशन में कंटिन्यूसली सक्रिय है। तो ये सारे रीजंस है, इवन जो लास्ट मैंने बताए वो रीजन, वो दोज आर आल्सो इंक्लूडेड। तो इन सभी रीजन से भारत कहता है कि मुझे परमानेंट मेंबरशिप दी जाए।
फिर है यूएनओ का न्यायाधिकार, ठीक है। इसमें आता है कि सितंबर 2005 में यूएन की 16th मतलब 60वीं एनिवर्सरी पर यूएन ने न्यायाधिकार को लेके एक कदम उठाया, उसके जस्टिस को लेके, उसके शांति के जो स्टैब्लिश आयोग का गठन किया, मतलब पीस कीपर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका संस्थापक किया कि शांति बनाए रखें, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। यदि कोई राष्ट्र, इफ एनी नेशन, अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने के लिए असफल हो जाए, यदि वो फेल हो जाए, किसके लिए, कि उसके ऊपर हो रहे कुछ भी गलत के लिए यदि वो असफल हो जाता है, तो विश्व समुदाय, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व समुदाय इसका उत्तराधित्व ले और इस बात की स्वीकृति दे कि यदि कोई भी राष्ट्र अपने देश के नागरिकों पर हो रहे कुछ भी गलत को यदि बचाने में असफल हो, तो विश्व का जो समुदाय है जो इस तरह से स्टैब्लिश किया गया वो उसका ही रक्षा करे, क्योंकि मानव अधिकारों की रक्षा करना यूएनओ का पहला और प्राइमरी पर्पस रहा है। फिर मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई 19 जून 2006 कि मानव अधिकार वहां भी बैठा है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करेगा। सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य है, जो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स है, उसको प्राप्त करना है हमें। हर रूप और रीति के आतंकवाद की निंदा की, जो भी टेररिज्म फैला रहा है या टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा हो, उसको जगह दे रहा हो, उसको पनपने की कंडीशन है, उनमें हर एक के बिल्कुल अगेंस्ट है और वो कह रहे हैं ये पनिशेबल एक्ट है, आपको इसमें माफी नहीं मिलेगी। फिर लोकतंत्र कोष का गठन किया गया, एक डेमोक्रेटिक फंड होना चाहिए जिससे डेमोक्रेटिक देशों को या अंडर डेवलपिंग देशों को फंडिंग की जा सके ताकि वो बढ़े। ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायिक परिषद हो, उसके समाप्त करने पे भी सहमति दी कि इसको खत्म करके, क्योंकि अब बन चुकी तो इसका कोई खास रिलेवेंट नहीं है। फिर आ जाइए, इसका अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल फंडिंग का फंडिंग फंड है ये, इंटरनेशनल मनी से रिलेटेड है, मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड है ये। तो इंटरनेशनल तौर पे एक तरह से आप कह सकते हो कि ऐसा मनी का फंड है ये जहां पे यदि आपको जरूरत है किसी देश को अपनी किसी स्पेशल कोई ऐसे मतलब पैंडेमिक हो गया है कि कोई स्पेशल ऐसे कोई प्राकृतिक कोई चीज हो गई है या फिर कोई इकोनॉमिक एकदम से खत्म हो गई है, तो उसको हेल्प करने के लिए उधार या व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए कुछ संगठन महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, खासकर विश्व की इंटरनेशनल रूप में जो इकोनॉमी है उसमें। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, ठीक है, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड है जिसको क्या कहते हैं, IMF। यह ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कॉन्सेप्ट पे जो फाइनेंस कंडीशन है उसकी देखरेख करेगा कि फाइनेंस कैसा चल रहा है, उसका वित्त कैसा हो रहा है, और मांगे जाने पे वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी करवाएगा। यदि कोई कंट्री जरूरत में यदि वो मांगता है तो फाइनेंशियली एंड उसको टेक्निकली उसको हेल्प भी की जाएगी, जो कि 199 में 190 यूएन के सदस्य जो भी है उसके सपोर्टिव उन सबको दिया जाएगा। देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा, ये लोग जब उसको अथॉरिटी देते हैं कि हाँ इनको हेल्प की जा सके तभी, क्योंकि फंडिंग इन्हीं से ज्यादा आ रही है, तो ये लोग रिसर्च करते हैं कि फला फला जो मांग रहा है पैसा या कोई भी हेल्प फाइनेंशियली, उसको सच में वो नीड है कि नहीं है, नीडी है कि नहीं, उस आधार पे वो काम करता है। ठीक है, ये इसका पूरा ब्यौरा है कि किसके पास कितना प्रपोर्शन है। जो भी देश जो इसमें आगे, जैसे चाइना का 6.0 है, भारत का 2.64 है, रशिया का 2.59 है, ब्राजील का 2.22 है, सऊदी अरब का 2.2 है, अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है कि मैं इतना पोर्शन रखता हूं कि उसको फंडिंग देनी है कि नहीं देनी इसके पक्ष में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसका जो जनरल ऑफ द डायरेक्टर है वो कौन है, क्रिस्टिलीना जॉर्जीवा, याद रखिएगा ये नाम। फिर बात करते हैं हम WB की, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
1954 में विश्व बर्ड के जो औपचारिक स्थापना है उसके हिसाब से इसकी स्थापना हो गई। इस बैंक की जो मेन जो एक्टिविटी है वो क्या है, जो अंडर डेवलपमेंट मतलब विकासशील जो देश है उसको हेल्प की जाए। यह बैंक मानवीय विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में हेल्प करेगा देखिएगा, एजुकेशन और हेल्थ। यहाँ पे एजुकेशन को डेवलप करने उसके प्रोसीजर में और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो ये उसको फंडिंग करेगा, हेल्प करेगा। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कृषि और ग्रामीण विकास, जो रूरल जो डेवलपमेंट है उनके लिए किस कॉन्सेप्ट में कि सिंचाई और ग्रामीण सेवाएं देगा। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है कि प्रदूषण जो पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस किया जाए, नियमों का निर्माण करेगा, उन्हें लागू करेगा ताकि हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकें। ये जो एनवायरमेंट है वो किसी देश का नहीं है, वो ऑल ओवर ग्लोबल है भाई। ये जो ओजोन परत है, कि जो वायुमंडल है, कि जो सब कुछ जो है वो जितने भी प्लेनेट्स है जो भी कुछ है वो सबका कलेक्टिवली है, किसी एक का सेपरेटली नहीं है। तो सभी का वो ध्यान रखेगा, जितने भी विधिक संस्थाएं हैं उनका विकास करेगा और काम करेगा। यह अपने सदस्य देशों के साथ ऋण और अनुदान भी देता है, एक तरह से लोन प्रोवाइड करवाता है। बैंक में जाते हैं हम लोन के लिए कि हमें लोन चाहिए तो एक तरह से लोन भी करवाता है। ज्यादा गरीब देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते कि तुम बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन में हो, जैसे हम भी करते हैं कि बहुत जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं जिनको वो फंडिंग कर रहा है हमारा देश किसी भी तरह से, तो वो कहते हैं कि ठीक है ये तुम्हारी सब्सिडी है तुम रखो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना है ही नहीं, तो इसे वो चुकाने भी नहीं पड़ते। तो एक तरह से इस अर्थ में क्या है कि ये संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, जिस हिसाब से ये आपके साथ बिहेव करेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। इसके कुल मेंबर्स 189 है, 188 यूएनए के सदस्य हैं, बाकी कोसावा है। ठीक है, अब इसमें 5 संस्थाएं हैं जो 5 समूह मिलकर विश्व बैंक बनाता है। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है देखिए, विकास एवं पुनर्निर्माण संस्था, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक टू ऑफ डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, विकास एवं पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन जो इंटरनेशनल बैंक है वो है, जो 1944 में बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेम वॉशिंगटन डीसी में है। फिर है एक तरह से इंटरनेशनल एसोसिएशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इन 1960 में बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। फिर एक तरह से अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो कि 1956 में बना, मतलब फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात चल रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। फिर बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट्स है उनको डिसॉल्व करने के लिए यह संस्था बनी है, जिसे निवेश विवादों को सुलझाने वाला इंटरनेशनल जो सेंटर है वो कहलाता है, जो 1965 में फॉर्म हुआ, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। फिर है बहुपक्षीय, जो बहुत सारे जो पक्ष उनके निवेश की गारंटी एजेंसी की, यदि तुम यहाँ पे निवेश कर रहे हो, हमारा आपका पैसा दे रहे हो तो उसकी पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि लोगों के पैसे से ही सब कुछ चलता है, ये भी तो बैंक ही तो है, लोग पैसे यहाँ पे जमा करवाएंगे तभी तो होगा। तो जो कंट्रीज है एक तरह से उनको एक तरह से ये सिक्योरिटी देता है। तो इससे 5 जो ये एक तरह से कलेक्टिवली जो समूह है, जो ग्रुप है, ये मिलके क्या बनाता है, ये विश्व बैंक को बनाता है और चलाता है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। हम बार बार में बात कर रहे हैं कि जो अदर जो कंट्रीज है वो आपस में क्या करेंगे, ट्रेडिंग बिहेवियर करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस ट्रेडिंग को देखता है कि किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है। तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसे कहते हैं, ये वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, रूल और रेगुलेशन क्या होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्था है, स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1995 में हुआ था। यह ऑर्गेनाइजेशन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कि जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसको देखा जाए, उसके लिए जिसको कहते हैं GITT गैट के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। पहले गैट था, गैट के बाद में ये बना, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया है।
इनके जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 164 है। 29 जुलाई 2016 की में ये कंडीशन थी। अब उसके हर फैसले को सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन के व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित साधते हो। ये इसकी एक तरह से लैकनेस है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा फंडिंग दे रखी है, वो मॉनेटरी के हिसाब से बहुत ही सॉलिड कंडीशन में है, तो अपने विचारों को ज्यादा एग्जीक्यूट करवा देते हैं, जो कि इसके लिए सही नहीं है। विकासशील देशों की बहुत शिकायतें रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और आर्थिक ताकतें उन्हें कमजोर करिए। जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी जो पावर्स है वो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज को एक तरह से हार्म करिए, क्योंकि सिर्फ वो अपने इंटरेस्ट के काम करवा रही है, उनके इंटरेस्ट का नहीं देख रही है। तो इसमें ये रिफॉर्मेशन की या रेक्टिफिकेशन की नीड अभी भी बनी हुई है। अब ये देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। हमारे कहते भी कि तुम्हारा कोई भी ऐसा ब्लैक मनी या वट एवर जो भी तुम्हारा ऐसा धन है जो छुपाना हो तो कहाँ लेके जाओ, तुम स्विट्जरलैंड ले जाओ, ऐसा कहते हैं मजाक में। फिर इंटरनेशनल आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये है ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी, जो ऑटोमिक बनाने का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी मतलब इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबलाइजेशन वो कब हुआ है, 1957 में हुआ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या कर रहा है, परमाणु ऊर्जा जो एटम एनर्जी है उसको पीसफुल तरीके से यूज करने को बढ़ावा देगा, कि तुम्हारे पास है ये एनर्जी है बट इसको बनाए रखे, इसको यूज ना करें। ये तुम्हारी पावर का जो है, क्यों है तो नहीं कि तुम जिम जा रहे हो, बड़े सॉलिड हो, तुमने डोले छोले बना लिया, तुम्हें दिख के लग रहा है कि तुम मजबूत हो, तुम्हें जल्दी से कोई हार्म नहीं करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर जाओ और जो थोड़े कमजोर टाइप के लोग हैं उनको मारधाड़ करते रहो। तुम्हारे पास तुम्हारी एनर्जी है, वो तुम्हारे लिए अच्छी है ताकि कोई और तुम्हें हार्म ना करे, बट उस एनर्जी के बिहाफ पे तुम किसी का एक तरह से नुकसान ना करें। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो अधिकारी है वो नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है वो, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्र के इस्तेमाल में सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो, कि उसको एक तरह से यूज ना करें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, एक तरह से वियना ऑस्ट्रिया में आधारित है। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक तरह से क्या है, ये वॉलेंटरी है, खुद ही का स्वयं सेविक संगठन है, खुद ही से इसको निजात किया गया, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे विश्व में जितने भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, स्पेशल फॉर द ओनली प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के लिए ये बना है, फॉर्मेशन हुआ है, ये इसी का यही एक तरह से अभियान चला रखा है। यह ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको रेडी करवाता है कि कहाँ पे कितने ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, किस किस कंट्री में ह्यूमन राइट्स ज्यादा सेफ और यूज किए जा रहे हैं, और उनकी जितनी रिपोर्ट है वो सबको क्या करता है, एक तरह से प्रकाशित करता है, प्रेजेंट करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नामंजूर होती है, क्योंकि उनको एक MST का जो ज्यादातर जो सरकारों द्वारा किए जाए दुर्व्यवहार पे होता है कि आप अपने मौजूदा जो सरकार है उन्हीं के द्वारा होता है कि उनके नेता या उनके जो भी चीजें हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनके ब्यूरो कैसे है, वोटेवर जो भी है, वो सब अपने नागरिकों के साथ कैसे बिहेव कर रही है, उनके ह्यूमन राइट्स उनको कैसे सेफ रख रही है। तो ऑटोमेटिकली बात है कि कोई क्यों ही मानेगा कि हम हमारे नागरिकों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो एक तरह से उसको क्या करते हैं, वो डिनाई करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी रिपोर्ट के अनुसार भी एक तरह से वो उसको बनाए रखने की बात करते हो, कहते हैं कि नहीं मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। वो एक तरह से फटकार लगाते हैं कि तुम अपने लोगों के साथ, अपने नागरिकों के साथ गलत क्यों करो, और एक स्लैब बना के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी ग्लोबल जो कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल जो स्टेज है, उस पर हमारी TRP घट जाती है। तो ऑटोमेटिकली नहीं मैं मेरे नागरिकों को दूंगा, सुविधा दूंगा, वहां पे मानव अधिकारों की रक्षा करूंगा, इसके लिए बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है ये। ठीक है, सबसे बड़ा है ये दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाई कि बारूदी सुरंगें बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेम वही नुकसान किसका, मानव जाति का, वही लोग मर रहे हैं इन चीजों से, वो सुरंगें बनाते बनाते उनका नुकसान हो रहा है, तो उन पे रोक लगाई।
बाल सैनिकों के प्रयोग की रोक लगाई कि आप छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन की डालने की बजाय उनको शुरू से सैनिक बना रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? सैनिक बनने के लिए तैयार होने दो, उनको एजुकेशन, उनका जो बचपन है वो ना छीने। और इंटरनेशनल दंड जो पनिशमेंट जो जुडिशरी है उसको स्टैब्लिश करने का अभियान चलाने की मदद की है कि इंटरनेशनल एक ना पनिशमेंट होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स को जो भी वायलेट कर रहा है, जो भी कंट्रीज उसको एक तरह से हनन कर रहा है, स्थगित कर रहा है, तो उनके लिए एक दंड की व्यवस्था हो। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी, मतलब कि यूएसए में स्थापित है। ठीक है, ठीक है। तो एक तरह से मैंने आपको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बहुत ही ब्रीफ तरीके से एक वन शॉट एक घंटे के अंदर अंदर पूरे वीडियो में इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।